हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आज के जो करंट अफेयर्स रहेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जो क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके बारे में भी आप आंसर्स दे दिया करिए, आपकी रिवीजन होगी उसके साथ साथ, ठीक है। तो लेक्चर के बीच में मैं क्वेश्चंस पुट करूँगी, प्लीज़ उसके आंसर दे दीजिएगा। अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगी लेक्चर के एंड में, अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। ओके, आज का जो सेशन है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड विटिलिगो डे। वर्ल्ड विटिलिगो डे क्या है पहले तो पता होना चाहिए। विटिलिगो का मतलब क्या है? ये स्किन डिसऑर्डर रहता है, ठीक है। स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे आप पिक में देख सकते हैं, ये वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर। ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 जून को एवरी ईयर। तो स्किन डिसऑर्डर जो है ये क्या करता है, स्किन का कलर ख़त्म करने की कोशिश करता है। पहली बार जब ये डे ऑब्जर्व किया गया, कब किया गया? 2011 में। इसके चलते क्या होता है, कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अगर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो कई बार कई दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई लोग तो इनके पास भी नहीं जाते हैं कि कहीं हमें बीमारी ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको सपोर्ट करना है। 11th जो है ये वर्ल्ड विटिलिगो डे सेलिब्रेट किया गया अभी, कब? 2021 को 25 जून, ठीक है। इसकी जो थीम है वो है एम्बैरेसिंग लाइफ विद विटिलिगो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करते हैं ये अगर ऐसी प्रॉब्लम, अगर ऐसा डिसऑर्डर देखने को मिले। ये डे जो है इसका एम क्या है मेन, बेसिकली कि अवेयरनेस फैलाना विटिलिगो से रिलेटेड, ताकि ये जो स्किन डिजीज़ है इसको कंट्रोल किया जा सके। 70 to 80% पेशेंट्स में ये डेवलप होती है विटिलिगो। स्किन डिजीज़ देखने को मिलती है बिफोर एज जो होती है 30 ईयर्स। कई बार तो छोटे बच्चों को भी ये बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अगर कोई छोटा सा है 5-6 एज का, ठीक है। कई बार ये डिसऑर्डर उनके स्किन के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने क्या किया है, तिब्बत वाले रीजन में फर्स्ट बुलेट ट्रेन को इनोग्रेट किया है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। चाइना ने लॉन्च की है फर्स्ट बुलेट ट्रेन, कहाँ पे? तिब्बत वाले रीजन में। आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको मैप शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, इस रीजन की बात हो रही है। चाइना का जो रीजन है चैंगडू से न्यांगची, न्यांगची जो रीजन है ये हमारी जो कंट्री है, और वहाँ की हमारी कंट्री की जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ काफ़ी क्लोज्ड ये रीजन देखने को मिलता है। तो हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी खतरा हो सकता है इससे रिलेटेड। अगर देखें तो ये रीज़न आप देख सकते हैं, चियांगची रीजन जो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो आइए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। 435.5 किलोमीटर लहासा न्यांगची सेक्शन कहाँ का? सियाचुन तिब्बत रेलवे इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। 435.5 किलोमीटर है ये पहली फुली इलेक्ट्रीफाइड बुलेट ट्रेन है जो हिमालय रीजन से होके गुजरेगी। जो तिब्बत वाले रीजन में आपको हिमालय रीजन देखने को मिलता है, और ये कनेक्ट करेगी प्रोविंशियल कैपिटल जो लहासा है और न्यांगची। स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो ये लोकेटेड है तिब्बतिन बॉर्डर टाउन जो है, जो काफ़ी क्लोज है किसके? अरुणाचल प्रदेश के, जो अभी मैंने आपको मैप में शो करवाया। सियाचुन तिब्बत रेलवे जो है ये सेकेंड रेलवे है इनटू तिब्बत आफ्टर दी क्वेंघाई तिब्बत रेलवे। पहली जो तिब्बत रेलवे है उसका नाम है क्वेंघाई तिब्बत रेलवे, उसके बाद ये सेकंड है शेचियान तिब्बत रेलवे, ठीक है। और ये गो थ्रू होती है साउथ ईस्ट ऑफ, अगर इसकी बात करें क्विंघाई तिब्बत रेलवे की, ये साउथ ईस्ट क्विंघाई तिब्बत प्लेट्यू, ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव एरिया माना जाता है। ये जो न्यू रेल लाइन है, यानी कि शियान तिब्बत रेलवे जो न्यू लाइन है, ये काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी सेफ गार्डिंग के लिए, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है ताकि वो स्टेबल रहे, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल ये प्ले करेगी। न्यांगची जो प्रीफेक्चर लेवल सिटी है मैकडोंग की, ये एडजेसेंट देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। एडजेसेंट मतलब काफ़ी पास में देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास। तो हमारी कंट्री को भी इसका खतरा हो सकता है। चाइना क्लेम, पहले ही चाइना क्या करता है, क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश जो है कि वो साउथ तिब्बत वाला एरिया उसका पार्ट है, बट हमारे इंडिया के द्वारा इसको काफ़ी अपोज किया गया है।
इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी देखने को मिलता है। कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे आप देखिए इस मैप में, इस मैप में देखिएगा आप लोग, यहाँ पे इस रीजन को क्या करता है, चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वो मतलब खुद का क्लेम करता है कि ये हमारा है। इसको क्या बोला जाता है? मैकमोहन लाइन बोला जाता है, और ये 1325 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको चाइना का स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, जिसको स्काई चीन बोला जाता है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो सबसे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बॉर्डर जो एरिया जो कंट्रोल करके बैठा है चाइना, वो है वेस्टर्न सेक्टर, और ये ईस्टर्न सेक्टर और ये सेंट्रल सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर की जो लेंथ आप देख सकते हैं 1570 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है जो क्लेम करता है चाइना, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश का 1325 किलोमीटर। सेंट्रल सेक्टर या आप उत्तराखंड से देख सकते हैं, ये सबसे कम है 545 किलोमीटर। तो ऑल्सो ये चाइना क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को क्लेम करता है। अब यहाँ पे जो रेलवे लाइन देखने को मिल रही है वो काफ़ी खतरे की घंटी आप बोल सकते हैं हमारी कंट्री के लिए। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये सोचने की बात हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। ये आप देख सकते हैं कि 3488 किलोमीटर जो देखने को मिलता है चाइना और इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अब एक बात और है, क्वेन फेंग जो डायरेक्टर हैं रिसर्च डिपार्टमेंट की नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट एट त्सिंगवा यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा ये बोला गया कि ये जो सिनेरियो है, यदि इंडिया चाइना बॉर्डर पर संकट का मतलब अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिले, तो रेलवे चीन की जो रहती है, जैसे रेलवे प्रोवाइड करवाएगा ग्रेट कन्वीनियंस, यानी कि सुविधा प्रोवाइड करवा सकता है चाइना के लिए, चाइनाज डिलीवरी फॉर द उसकी चाइना की जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो हमारी कंट्री के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी खतरा है। तो ये क्या है, सोचने की बात है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीसीज़ के बारे में बात हो रही है। काफ़ी क्यूट सी स्पीसीज़ है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है पैगमी हॉग। ये पैगमी हॉग है। रिसेंटली ही 8 कैप्टिव ब्रीड जो है पैगमी हॉग्स की, जो वर्ल्ड रेयरेस्ट पाई जाती है, और स्मॉल वाइल्ड पिग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये पिग जैसा दिखता है आपको, ये स्मॉलेस्ट पिग के नाम से जाना जाता है। इसको रिलीज़ किया गया, यानी कि इसको छोड़ा गया इनको मानस नेशनल पार्क, कहाँ पे? असम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया, और इंडिया में आपको असम वाला रीजन और असम का ये जूम मैप है। यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है, यहाँ पे इनकी जो प्रजाति है उसको छोड़ा गया है। मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। आपको सारे नेशनल पार्क याद नहीं करने हैं। बच्चे कहते हैं कि नेशनल पार्क करवाइए, बट जो नेशनल पार्क है जो न्यूज़ में है ना, पर्टिकुलरली आप डेली करंट अफेयर्स को सुनोगे तो उसमें जो नेशनल पार्क है वो रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद होते जाएंगे। जो बेसिकली न्यूज़ में रहते हैं ना नेशनल पार्क्स, आपको वही याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क्स है। दिब्रू सिसिकोवा नेशनल पार्क है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर अब किसकी बात हो रही है? मानस नेशनल पार्क की बात हो रही है, जहाँ पे ये स्पीसीज़ को छोड़ा गया है, री इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहला जो बैच था इसका री इंट्रोड्यूस करने का, वो पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया? आई थिंक लास्ट ईयर किया गया। ये सेकंड बैच है जो री इंट्रोड्यूस किया गया अंडर पिग्मी हो कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। पिग्मी हो कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है, कोलैबोरेशन देखने को मिलता है ड्यूरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट यूके, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड पिग स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन सब का कोलैबोरेशन है पिग्मी हो कंजर्वेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। ये जो प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, एनजीओ है एक जिसका नाम है अर्नायक एंड इकोसिस्टम्स इंडिया, एनजीओ के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन का मतलब होता है क्या है कि कंजर्व करना, चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। कंजर्वेशन ऑफ पिग्मी हॉग्स जो है इनिशिएटिव किसके द्वारा है? नोटेड नेचुरलिस्ट जो है ग्रिलैड ड्वेनल एंड इनके ट्रस्ट, इनका जो ट्रस्ट था ग्रेनल ड्वेनल का, इनके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। कब? 1971 में, जब हमारी और पाकिस्तान की वॉर देखने को मिली थी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं
6 जो पिग्मी होग्स है इनको कैप्चर किया गया था, कहाँ से? बंसबारी रेंज जो मानस नेशनल पार्क है, कब? 1996 में, ताकि ब्रीडिंग जो है, ब्रीडिंग प्रोग्राम को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाई जाए। री इंट्रोड्यूस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कब किया गया? 2008 में। 2008 में पहला बैच था और सेकंड बैच अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सॉरी, वो पहले मैंने बोल दिया, वो लास्ट ईयर नहीं था, 2008 में था, ठीक है। री इंट्रोड्यूस जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया 2008 में विद सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरंग नेशनल पार्क, बोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पे है, ये सारी सेंचुरीज और नेशनल पार्क असम में, ठीक है। अभी जो इनिशिएटिव लिया गया है कि 60 पिग्मी होक्स को क्या करना है, री इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है, कब तक? 2025 तक, ठीक है। और ये प्लान के थ्रू क्या की गई है, ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई है। पिग्मी होक्स की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पोर्कुला सेल्वानिया। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल है जो अपना ही हाउस बिल्ड करते हैं, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं। एग्जैक्टली ये देखिए, ये क्या करते हैं, ऐसी तीली ऐसी लेते हैं जैसे, ठीक है, तो ऐसे ही उलसा बनाते हैं, तो ये खुद ही अपना घर बनाते हैं, ठीक है। इस वे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वेट ग्रासलैंड, ठीक है, जो ग्रासलैंड है, थ्राइव जो रहते हैं, ये वेट मतलब गीले ग्रासलैंड में रहते हैं। ये मेनली जो पाए जाते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे इंडिया में, असम में। IUCN की रेड लिस्ट की अगर बात करिए, एंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है। सिटीज़ अपेंडिक्स फर्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन सेंटर से रिलेटेड है। हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, कहाँ पे? गुजरात में। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, अगर दो ए पार्टी है, ठीक है, एक बी पार्टी है, दोनों में क्या हुआ, डिस्प्यूट होना, किसी बात पे विवाद हो गया, और सी नाम का कोई पर्सन इसमें क्या करेगा, सुलह करवाने का काम करवाएगा, तो ये क्या है? आर्बिट्रेटर। सी क्या हुआ आपका? आर्बिट्रेटर है, ठीक है। तो वही डिस्प्यूट जो रहते हैं, ठीक है, चीज़ों जो इश्यूज़ रहते हैं, तो उन चीज़ों को क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। तो हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को लॉन्च किया जा रहा है। फर्स्ट सेंटर जो है कंट्री का, ये मैनेज करेगा आर्बिट्रेशन, मेडिएशन का काम करेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना हमारे इंडिया को कि मैं आप मेडिएशन का काम करता हूँ इंडिया और पाकिस्तान में, बट हमारे जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बोल दिया था हम क्या हैं, एक सॉवरन कंट्री हैं, ठीक है, तो हम अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। मेडिटेशन जो है प्रोसीडिंग देखेंगे, देखी जाएगी इसमें। डिस्प्यूट्स जो रहेंगे रिलेटेड टू मैरीटाइम एंड शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड, उसको क्या किया जाएगा, इससे रिलेटेड रिसॉल्व किया जाएगा, इसको डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने का काम किया जाएगा। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है, इनके द्वारा MOU साइन किया गया, दोनों जो हैं, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, यानी कि एक एग्रीमेंट को साइन किया, ताकि प्रमोट किया जा सके गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को। मेन मकसद यही है, ठीक है। ये पार्ट जो है मैरीटाइम क्लस्टर का, ये एक पार्ट है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ये सेटिंग अप किया जाएगा, यानी कि गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर, वहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, कहाँ पर? गिफ्ट सिटी एट गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की अगर बात करें, ये कोस्टल एरिया है। हमारी कंट्री में टोटल 9 कोस्टल बाउंड्रीज़ क्या हैं, टच करती हैं, टोटल हैं, ठीक है। तो कितने? 7500 अप्रॉक्सीमेट बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बाउंड्री जो है वो गुजरात की है, ठीक है। तो गुजरात को जो है टच करती हैं कौन कौन सी? राजस्थान स्टेट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको मर्ज कर दिया गया था। टोटल कितनी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में? टोटल 28 स्टेट्स हैं, और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ भी अरेबियन सी है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबाता आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ब्लैक सी से रिलेटेड है, पहले हम ये देख लेते हैं कि मुद्दा क्या है। यहाँ पे देखिए, ये है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रशिया जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरा इस ब्लैक सी पे पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो क्या किया गया 2014 में,
रशिया के द्वारा यूक्रेन, ये यूक्रेन है और यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया, तो रशिया के द्वारा यूक्रेन का क्रीमिया जो पार्ट था इसको हड़प लिया गया। तो इसी के चलते क्या हुआ, पहले G8 कंट्रीज होती थी, जब रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का ये क्रीमिया वाला जो एरिया है उसको हड़प लिया, तो इसको G8 कंट्री से निकाल दिया, तो अब क्या है G7। अगर इस कंट्रीज़ की हम बात करें, पहले तो ये रिवीजन हो जाए आप लोगों की, ठीक है, रिवीजन हम लोगों को साथ साथ करनी है, ठीक है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये मैं हर बार बोलती हूँ। G7 जो है पहले G8 कंट्री थी, ठीक है, रशिया बाहर निकल गया 2014 में, ये सब चीज़ें देखने को मिली। फिर G7 कंट्रीज जो है जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। G7 कंट्रीज़ कब बनी, ठीक है, ये ग्रुप कब बना, ये मैंने बताया था आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और ये जो G20 जो कंट्रीज़ हैं उसका ग्रुप कब बना, ठीक है, एक मैंने ट्रिक बताई थी उसके बारे में, तो प्लीज़ आप बताइए। G20 में जो कंट्रीज़ है, ये G7 कंट्रीज़ तो इंक्लूडेड है, बाकी जो 10 है, बाकी जो कंट्रीज़ है टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इंडिया G20 का पार्ट है, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। अब G7 की मीटिंग हाल ही में कहाँ पे देखने को मिली, इसका भी आंसर मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस है, प्लीज़ इसके आंसर ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं रशिया क्या करता है। रशिया क्या बोल रहा है कि मेरा ये कंट्रोल है ब्लैक सी में, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा इसको क्या किया गया, अपोज किया गया। रशिया अनेक्स कर लिया इसने क्रीमिया जो पेनिनसुला था फ्रॉम यूक्रेन से, कब 2014 में। ब्लैक सी को किस नाम से और जाना जाता है, यूक्साइन सी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वन ऑफ द मेजर वाटर बॉडीज़ है जो फेमस है इनलैंड सी ऑफ द वर्ल्ड। ब्लैक सी जो कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव बाय द क्रेट स्ट्रेट। यहाँ पे आप देखिए, एक सेकेंड में इसको इरेज कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं क्रेट स्ट्रेट, याद रखिएगा, ठीक है। सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है, क्रेट स्ट्रेट, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड को तोड़ा गया है रिलेटेड टू स्विमिंग। ऑस्ट्रेलिया की स्विमर हैं, ठीक है, कैली मैक्योन, ऑस्ट्रेलियन स्विमर कैलियन मैक्योन, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर बैक स्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड को इन्होंने क्या किया है, तोड़ा है। साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्वेटिक सेंटर विद द टाइम ऑफ 57.45 सेकेंड्स में इन्होंने क्या किया है, कंप्लीट की है 100 मीटर की जो इनकी रेस थी स्विमिंग। प्रीवियसली अगर टारगेट देखें तो 57.57 सेकेंड था, जो किसके द्वारा बनाया गया था ये रिकॉर्ड, अमेरिकन रिगन स्मिथ के द्वारा। अब अमेरिकन रिगन जो स्मिथ है इनका रिकॉर्ड तोड़ा गया है किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलियन स्विमर हैं कैली मैक्योन, ठीक है। जो एली सीबॉर्न हैं वो सेकंड पोजीशन पे रही हैं, 58.59 सेकंड्स में इन्होंने कंप्लीट किया और क्वालिफाई हो गई हैं ये 4th ओलंपिक्स के लिए। अभी ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं इसका भी आप मेरे को आंसर दीजिएगा, ठीक है। 2021 के ओलंपिक्स कहाँ पे हेल्ड होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये हमारी इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। जूम मैप भी आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा। यहाँ पे कॉरल सी है, हमने ग्रेट बैरियर रीफ को डिस्कस किया था, ठीक है। पेपुआ न्यू गुनिया जो है ये आप देख सकते हैं कंट्री, यहाँ पे इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन, न्यूजीलैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया है, इंडियन ओशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ है, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। देखते हैं क्या डिस्कस किया जा रहा है इसमें। निर्भय मिसाइल जो है DRDO के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय, ठीक है। निर्भय नाम की जो मिसाइल है इसको लॉन्च सक्सेसफुली इसका टेस्ट फायर किया गया किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब तो माइंड में आ रहा होगा कि सबसोनिक का मतलब क्या, एक रहता है सबसोनिक एंड सुपरसोनिक। सबसोनिक क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसोनिक मीन्स बुलेट क्या करती है, मूव करती है स्लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जितनी स्पीड रहेगी उतनी ही क्या
करेगी, बुलेट या मिसाइल क्या करेगी, एयर में जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो सुपरसोनिक का मतलब क्या रहता है, प्रोजेक्टाइल ब्रेक साउंड बैरियर होता है जो प्रोड्यूस होती हैं सोनिक क्रैक्स, उसके थ्रू ही ये क्या करती हैं, ट्रैवल करते हैं, यानी कि साउंड की स्पीड से, जितनी साउंड की स्पीड रहेगी उतनी तेज़ ये मिसाइल जाएगी, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेशो फाइंड कैसे करते हैं, मैच नंबर रहता है। रेशो इसकी फाइंड की जाती है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसोनिक के बारे में, मैच जो रहेगा लेस देन 1.0, क्लियर। एक रहती है ट्रांसोनिक, यानी कि मैच इक्वल्स टू 1.0। सुपरसोनिक रहता है मैच ग्रेटर देन 1.0। ये कैसे निकाली जाती है रेशियो, ऑब्जेक्ट की स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक क्या रहती है, मैच ग्रेटर देन 5.0, ये है हाइपरसोनिक। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, कहाँ पे किया गया, चंडीपुर उड़ीसा जो कोस्ट है बालासोर, वहाँ पे इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। 8th टेस्ट फ्लाइट मिसाइल थी ये, ठीक है। जो इसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट की गई इसकी निर्भय की, वो कब की गई, 2013 में, ठीक है। तो निर्भया जो रेप केस देखने को मिला था 2012 में, ठीक है, उन्हीं के नाम से आप देख सकते हैं 2013 में इसको पहले इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया निर्भय। निर्भय जो है ये लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो इंडिजीनियसली डिज़ाइन और डेवलप की गई है। इंडिजीनियसली यानी कि हमारी कंट्री में ही इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। निर्भय जो है ये 2 स्टेज मिसाइल है, ये एंगेज करेगी सेवरल टारगेट्स को, ये हिट करेगी सिंगल फ्लाइट में। और ये स्ट्राइक रेंज इसकी कितनी होगी, कितनी दूरी तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है, ये 1500 किलोमीटर तक, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। DRDO के बारे में आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, DRDO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। ये थे आज की क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, अगर नहीं भी लगे हैं तब भी कमेंट बॉक्स में आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं सुधारूंगी आने वाले लेक्चर्स में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने 2 डेज़ की जो PDF थी वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है, प्लीज़ आप उसको जाके वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस लेक्चर के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।